नमस्कार, दिस इज अभ्युदय सिंह और द मास एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेल का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और उसी क्रम में हम आज सेल से संबंधित अति महत्वपूर्ण 51 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जिस टॉपिक को आप पढ़ चुके हैं उसके पश्चात उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इससे हमें इस बात का ज्ञान होता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या वो पर्टिकुलर टॉपिक हमें कैसा समझ में आया या हमारी समझ कैसी विकसित हुई, हमारे डायमेंशंस कैसे विकसित हुए और वह टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात का भी ज्ञान होता है। द मास एकेडमी आप सभी की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए जैसे ही टॉपिक समाप्त होगा उससे संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज सभी विषय के टॉपिक समाप्त होने के पश्चात सॉल्व किए जाएंगे, जिससे आप यह जान सकें कि हमने क्या सीखा और स्वयं का मूल्यांकन कर सकें। यह स्वयं का मूल्यांकन ही आपको परीक्षा में सफलता दिलाता है। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन के सभी ऑप्शन को डिस्क्राइब किया जाएगा, जिससे आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट या संशय ना हो सके। इसी क्रम में आज हम सेल टॉपिक से संबंधित 51 अति आवश्यक या अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है और आने वाले एग्जाम्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? एक कोशिकीय का मतलब होता है यूनिसेल्यूलर। आपके ऑप्शन है ए केचुआ या अर्थवर्म, बी जीवाणु या बैक्टीरिया और सी अमीबा और डी पैरामीशियम। यहाँ आप वीडियो को रोककर या पॉज करके अपने मन में क्वेश्चन से संबंधित आंसर का अनुमान लगा सकते हैं। आइए इसके आंसर के बारे में जानते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केचुआ या अर्थवर्म, जो कि बहुकोशिकीय जीव होता है, अर्थात ये एक कोशिकीय या यूनिसेल्यूलर जीव नहीं है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो वह जीव जिसमें एक कोशिका पाई जाती है या उसका पूरा जीवन यापन केवल एक ही कोशिका में होता है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जबकि जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं या उनका शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो इस प्रकार के जीव को बहुकोशिकीय या मल्टीसेल्यूलर कहते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जीवाणु, जो कि एक प्रोकैरियोटिक या विकसित कोशिका है, ये भी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, ये एक विकसित कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका है लेकिन एक कोशिकीय जीव है। इसी तरह पैरामीशियम भी यूकैरियोटिक और एक विकसित कोशिका वाला एक कोशिकीय जीव है। जबकि केचुआ एक विकसित कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है और इसमें कई सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात मल्टीसेल्यूलर होता है। तो इसका सही आंसर होगा केचुआ या अर्थवर्म, एक कोशिकीय जीव नहीं है। आगे चलते हैं कि क्रोमोसोम में क्या होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र में क्या होते हैं। ऑप्शन ए डीएनए आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ऑप्शन बी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ऑप्शन सी केवल प्रोटीन और ऑप्शन डी केवल प्रोटीन, डीएनए आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन और गैर हिस्टोन प्रोटीन। तो जैसा कि हम सेल सीरीज के पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोम का निर्माण डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर होता है, तो ये ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। जबकि ऑप्शन ए में डीएनए आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन है, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में केवल प्रोटीन है, ये भी गलत है। और जबकि ऑप्शन डी में प्रोटीन, डीएनए आरएनए हिस्टोन प्रोटीन और गैर हिस्टोन प्रोटीन है, जो कि एक गलत क्वेश्चन या आंसर है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की कि माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है। यहाँ पे गैप है, तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन परिवहन का, ऑप्शन बी कोशिकीय श्वसन का, ऑप्शन सी एटीपी के निर्माण या सिंथेसिस का, या ऑप्शन डी सभी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल होता है या कोशिकीय श्वसन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन का केंद्र होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही हम सांस लेते हैं या श्वसन के द्वारा जो हम O2 को ग्रहण करते हैं, तो इस O2 के द्वारा कोशिका में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, अर्थात कोशिका में उपरोक्त तीनों प्रक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन का परिवहन,
कोशिकीय श्वसन और एटीपी का निर्माण सभी होते हैं। अर्थात हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि ER इसका फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका का कार्य क्या है। तो हमने पढ़ा है कि इसका कार्य होता है यांत्रिक समर्थन या मैकेनिकल सपोर्ट। हम जानते हैं कि यह केंद्रक के चारों ओर एक जालिकावत संरचना के रूप में पाई जाती है, जिससे यह साइटोस्केलेटन या कोशिकीय कंकाल के रूप में कोशिका को पिचक जाने से बचाती है। अर्थात ये यांत्रिक समर्थन के रूप में कार्य करती है। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यांत्रिक समर्थन। इसके अलावा अन्य सभी ऑप्शन जैसे केंद्रक या एटीपी का निर्माण तथा अणुओं का विनिमय या एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल, इसका कार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा अंगक या सेल ऑर्गेनेल्स लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सेर SER, दूसरा ऑप्शन है बी गोल्गी संकुल या गोल्गी बॉडी, तीसरा है रीर RER और चौथा है डी माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन है सेर या SER और ऑप्शन सी रेर या रीर RER। इनके फुल फॉर्म है SER का होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकना अंतःप्रद्रव्य जालिका, जबकि रीर या रेर का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदुरा अंतःप्रद्रव्य जालिका। आपने देखा कि ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इसीलिए विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि विज्ञान में ज्यादातर टर्म्स इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं या उनका हिंदीकरण हो ही नहीं पाया है। तो हमें इंग्लिश में भी टर्म्स को याद रखना होगा, नहीं तो कई बार आते हुए क्वेश्चन भी भाषा के कारण गलत हो जाते हैं। और आपने इंस्ट्रक्शन में देखा होगा कि वहां साफ साफ लिखा रहता है कि इंग्लिश मीडियम के शब्द ही मान्य होंगे। तो ऐसे में आपको इंग्लिश के टर्म्स जानना खासकर विज्ञान सब्जेक्ट के लिए अति आवश्यक है। अब बात करते हैं इसके आंसर की, तो इसका आंसर होगा गोल्गी संकुल या गोल्गी बॉडी। जैसा कि हम जानते हैं कि गोल्गी बॉडी के द्वारा ही लाइसोसोम का निर्माण होता है, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा लाइसोसोम के निर्माण में कोई सहायता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र कहाँ होता है या होता है। तो पहला ऑप्शन है इसका माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, दूसरा बी है न्यूक्लियोप्लाज्म में, तीसरा सी कोशिका द्रव में और चौथा डी जीव द्रव में। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि क्रेब्स साइकिल एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। अतः इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। जबकि अन्य ऑप्शन जैसे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव और जबकि प्रोटोप्लाज्म, इनमें क्रेब्स साइकिल नहीं पाई जाती। यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को ही एक साथ कहते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, न्यूक्लिक एसिड या अम्ल बने होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड अर्थात जो न्यूक्लियस में पाए गए थे पहली बार, अर्थात डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि डीएनए और आरएनए या न्यूक्लिक एसिड का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं या पॉलीमर होते हैं। तो यहाँ इसका आंसर होगा बी न्यूक्लियोटाइड से। जबकि अन्य ऑप्शन अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है तथा रक्त धमनी या ब्लड आर्टरीज से ब्लड हृदय से अंगों की ओर ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस एक की कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जीवाणु की या बैक्टीरिया की, ऑप्शन बी हाइड्रिला की, ऑप्शन सी आम के वृक्ष की और ऑप्शन डी कैक्टस की। हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट की कोशिका भित्ति या सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और यहाँ आपके सामने 3 ऑप्शन अर्थात आम का वृक्ष, हाइड्रिला और कैक्टस, ये तीनों प्लांट होते हैं। तो जब प्लांट है तो इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होगी। आपके सामने पहला ऑप्शन है जीवाणु, और जीवाणु की कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है, इसकी कोशिका भित्ति म्यूरेमिक एसिड या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। अर्थात आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जीवाणु या बैक्टीरिया की। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की रसोई या किचन ऑफ सेल किसे कहते हैं। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन डी गोल्गी काय या गोल्गी संकुल।
जैसा कि हम जानते हैं, रसोई या किचन जहां भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है, और जीव जगत में केवल पौधे ही ऐसे जीव हैं जहां भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है या अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और यह प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होती है। अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। यहाँ हम जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि केंद्रक के अलावा भी कुछ डीएनए युक्त कोशिकांग होते हैं। तो आप ये बात अच्छी तरह याद कर लीजिए कि केंद्रक के अलावा केवल 2 ही ऐसे कोशिकांग हैं जिसमें कि डीएनए पाया जाता है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है लवक या प्लास्टिड। अब यहाँ जानना आवश्यक है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल सभी सेल में पाई जाती है, जबकि लवक या प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है जल के प्रवेश तथा निष्कासन को नियंत्रित करना, बी है कोशिका के पदार्थों के प्रवेश व निष्कासन को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी है एक जालिका की भांत या नेट की तरह कार्य करती है, और ऑप्शन डी है कोशिका को एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करने देती है। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल अथवा सेलेक्टिव परमिएबल, हिंदी में इसे अर्ध पारगम झिल्ली या चयनात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं, या इस प्रकृति की होती है, और इसका मुख्य कार्य कोशिका में आने जाने वाले पदार्थों या मॉलिक्यूल को चुन चुन कर भेजना या कुछ को जाने देना और कुछ को रोक लेना होता है। अर्थात यहाँ हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका में पदार्थों के प्रवेश व निष्कासन पर नियंत्रण करना। यह कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन का प्रमुख कार्य है। इसी से संबंधित हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीव द्रव कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की प्रकृति कैसी होती है, ये क्या है? तो ये अर्ध पारगम है, सेमी परमिएबल, कि पूर्ण पारगम या परमिएबल, कि ऑप्शन सी है आंशिक पार्शियल परमिएबल, और ऑप्शन डी अपारगम है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम या सेमी परमिएबल अथवा चयनात्मक पारगम या सिलेक्टिव परमिएबल प्रकृति की होती है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन या आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्ध पारगम या सेमी परमिएबल। हमारा अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी स्लीडन और स्वान, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक और स्वान, और ऑप्शन डी स्लीडन और ल्यूवेनहॉक। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका सिद्धांत स्लीडन स्वान के द्वारा 1838, 1839, 1938, 1939 में दिया गया। स्लीडन जो कि एक बॉटनिस्ट थे अर्थात वनस्पति शास्त्री थे, और जबकि स्वान एक जूलॉजिस्ट या जंतु विज्ञानी थे। इसके अलावा हम जानते हैं कि रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में कोशिका की खोज की गई, जबकि ल्यूवेनहॉक के द्वारा एक जीवित कोशिका खोजी गई। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी कोशिका जिसका मापन 170 mm या मिलीमीटर इंटू 130 mm या मिलीमीटर होता है, किसकी होती है? तो ऑप्शन ए मोर का अंडा, ऑप्शन बी हंस का अंडा, या ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग का अंडा, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमको पता है कि सबसे बड़ी जो सेल है अभी तक की वो शुतुरमुर्ग का अंडा या एग ऑफ ऑस्ट्रिच, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की वह कौन सी अवस्था है जिसके परिवर्तन प्रोफेज के विपरीत होते हैं? यहाँ ऑप्शन है इंटरफेज, मेटाफेज, टीलोफेज और एनाफेज। जैसा कि हम जानते हैं कि एम फेज की 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब होने लगते हैं या डिसअपियर होने लगते हैं, जबकि अंतिम अवस्था टीलोफेज में ये 2 कोशिकाएं बन जाती है और दोनों कोशिकाओं में पुनः या फिर से एपियर होने लगते हैं, अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस पुनः दिखाई देने लगते हैं। अर्थात इसका सही आंसर होगा टीलोफेज। जबकि इंटरफेज हम जानते हैं ये कोशिका की रेस्टिंग पीरियड है, अर्थात कोशिका इसमें विभाजन की तैयारी करती है। मेटाफेज इसमें गुणसूत्र मध्य रेखा में आकर एकत्रित हो जाते हैं, जबकि एनाफेज में गुणसूत्र आधे आधे होकर विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है कवक में कोशिका भित्ति या सेल वॉल मुख्यतः किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए सेलुलोज की,
ऑप्शन बी काइटिन की, ऑप्शन सी म्यूसिन की और ऑप्शन डी ग्लाइकोजन की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि यहाँ म्यूसिन एक प्रकार का एंजाइम है जो हमारी आमाशय में या स्टमक में पाया जाता है और HCl के दुष्प्रभावों से आमाशय की रक्षा करता है। और यहाँ ग्लाइकोजन एक स्टोरेज मटेरियल है जो हमारी पेशियों में स्टोरेज पदार्थ के रूप में या स्टोरेज मटेरियल के रूप में संग्रहित होता है। अर्थात इसका सही आंसर होगा काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाभिक व राइबोसोम दोनों में उपस्थित हो सकते हैं? ऑप्शन ए DNA, ऑप्शन बी मुक्त अमीनो एसिड्स या अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी लाइसोसोम और ऑप्शन डी tRNA। तो हम जानते हैं कि नाभिक और राइबोसोम में केवल tRNA ही पाया जाता है। DNA केवल केंद्रक में पाया जाता है, जबकि लाइसोसोम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव में पाया जाता है, जबकि अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, कोशिकांग जिसमें अंतःकोशिकीय पाचन के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है राइबोसोम, दूसरा है मीजोसोम और तीसरा है लाइसोसोम और चौथा ऑप्शन है रसधानी या वैक्यूल। तो यहाँ हम जानते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है, बी मीजोसोम और ये प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया की कोशिका में उसकी सेल मेम्ब्रेन के फोल्ड या वलन होते हैं और ये सेम टू सेम माइटोकॉन्ड्रिया जैसे श्वसन में सहायक होते हैं। अर्थात यहाँ भी कोशिकीय पाचन नहीं होता। जबकि ऑप्शन सी लाइसोसोम, यहाँ हमको पता है कि लगभग 50 प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिकीय पाचन करते हैं और कभी कभी खुद की भी हत्या कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लाइसोसोम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने जनन द्रव की निरंतरता का सिद्धांत दिया? यहाँ हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीजमैन, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी लेमार्क और ऑप्शन डी डार्विन। तो जैसा कि हम जानते हैं लेमार्क ने लेमार्कवाद दिया है, डार्विन ने डार्विनवाद दिया है और मेंडल ने आनुवांशिकी से संबंधित नियम दिए हैं। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए वीजमैन, जिन्होंने जीव द्रव या जनन द्रव की निरंतरता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रियोल संबंधित है। सेंट्रियोल, इसको सेंट्रोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है या तारक काय भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन में, दूसरा संश्लेषण में या सिंथेसिस में, सी चक्रण और डी श्वसन में। तो आप जानते हैं कि सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम के द्वारा ध्रुवों का निर्माण होता है। जो कोशिका विभाजन के समय 2 ध्रुव बनते हैं वो सेंट्रियोल के द्वारा ही बनते हैं। अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोशिका विभाजन में। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका या एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। ऑप्शन ए केंद्रक या न्यूक्लियस, ऑप्शन बी हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म और ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट केवल पौधों में पाए जाते हैं जिससे वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और ये भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, जो कि जंतु कोशिका या एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। बाकी केंद्रक, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया ये सभी जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल पैराक्सीसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम या स्फेरिसोम। तो हम जानते हैं कि सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है, जबकि पैराक्सीसोम, लाइसोसोम और स्फेरिसोम राइबोसोम से बड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जीन उपस्थित होते हैं गुणसूत्र में, कोशिका झिल्ली में, लाइसोसोम में या केंद्रक झिल्ली में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीन डीएनए के खंड या टुकड़े होते हैं जो कम से कम 1 या 2 लक्षणों को, माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। अब हम जानते हैं कि ये कार्य गुणसूत्र या क्रोमोसोम के द्वारा किया जाता है, जबकि गुणसूत्र का निर्माण डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर होता है। अर्थात जीन गुणसूत्र या क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है? सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लाइसोसोम में 50 से अधिक प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिससे वो असमान परिस्थिति में कभी कभी खुद की हत्या कर लेती है, साथ में पूरे सेल की हत्या कर देती है। इसी कारण इसे सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अर्थात इसका सही आंसर होगा सी
लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन है रसधानियां या वैक्यूल जिस तरल से भरी हुई होती हैं उसमें कौन सा तरल पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है स्टार्च, प्रोटीन, वसा गोलिकाएं या इसी को लिपिड ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, और कोशिका रस या सेल सैव। तो हम इसका ऑप्शन जानते हैं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोशिका रस, जबकि प्रोटीन, स्टार्च और वसा गोलिकाएं वैक्यूल्स में नहीं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची में प्रोकैरियोटिक कोशिका को पहचानिए। ऑप्शन ए नीली हरी शैवाल की कोशिका, ब्रेड की फफूंदी की कोशिका, ऑप्शन सी मानव कपोल कोशिका, यहाँ कपोल का अर्थ होता है गाल या चिक, या मानव कपोल की कोशिका, और ऑप्शन डी प्याज कोशिका। तो हम जानते हैं कि नीली हरी शैवाल एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, बाकी तीनों यूकैरियोटिक या विकसित कोशिकाएं होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है एक भ्रूण बड़ा होकर शिशु बनता है, यानी एक एम्ब्रियो डेवलप होकर जब एक इन्फेंट बनता है तो इस परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सक्रिय प्रक्रिया कौन सी होती है? ऑप्शन ए समसूत्रण या माइटोसिस, ऑप्शन बी अर्धसूत्रण या मियोसिस, सी सुधार, और डी पाचन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डेवलपमेंट और वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक जो विभाजन की प्रक्रिया होती है और जिसके द्वारा नंबर ऑफ सेल्स में वृद्धि होती है वो कहलाती है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीजन। तो इसका सही आंसर होगा समसूत्रण या माइटोसिस डिवीजन, ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कोशिका का अजीवित या नॉन लिविंग पार्ट कौन सा होता है? नाभिक न्यूक्लियस, कोशिका भित्ति या सेल वॉल, जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म, और जीव द्रव कला या सेल मेम्ब्रेन। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति या सेल वॉल को कोशिका का अजीवित पदार्थ माना जाता है, जबकि नाभिक, जीव द्रव और जीव द्रव कला ये सभी जीवित होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड निम्न के द्वारा निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी गोल्गी बॉडी या गोल्गी उपकरण, सी माइटोकॉन्ड्रिया, और डी जीव द्रव कला या सेल मेम्ब्रेन। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि यह कार्य गोल्गी बॉडी या गोल्गी उपकरण द्वारा किया जाता है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोल्गी काय या गोल्गी बॉडी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत के विषय में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ नहीं लगा हुआ है, इस बात का भी हमें ध्यान देना है। ऑप्शन ए पुरानी कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं, बी सभी सजीव कोशिकाएं वस्तुएं कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, सी सभी कोशिकाएं समरूप या एक जैसी होती हैं, और डी जीव संरचना उसके कोशिकीय संगठन पर निर्भर करती है। जैसा कि हम कोशिका सिद्धांत में पढ़ चुके हैं कि सभी कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं या उनके विभाजन के बाद ही बनती हैं। किसी भी नई कोशिका का निर्माण संभव नहीं होता है। हर कोशिका अपनी पुरानी कोशिका से ही विभाजित होने के पश्चात बनती है। तो ये सत्य है। अगला सभी सजीव कोशिकाओं से निर्मित होते, ये भी सत्य है। सी ऑप्शन है सभी कोशिकाएं समरूप होती है, तो ये ऑप्शन गलत है और यही सही आंसर है, क्योंकि सभी कोशिकाएं अलग अलग कार्यों को करने के हिसाब से अपने शेप और साइज में बदलाव कर सकती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की द्विकुंडलित या डबल हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव किस वर्ष में दिया गया? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन ए 1953 या 1953 में, जबकि इस कार्य के लिए उन्हें 1962 या 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो इसका हम जानते हैं कि ये शब्द पुरकिंजे द्वारा दिया गया, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को खोजा और रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा, जबकि रुडोल्फ विर्चो द्वारा ये बताया गया कि सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं के विभाजन द्वारा ही बनती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है पादप कोशिकाएं सामान्य रूप से पशुओं की, यहाँ ध्यान दीजिएगा पशुओं का अर्थ होता है एनिमल या जंतु की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो हम जानते हैं कि उसमें या पादप कोशिकाओं में रिक्तिका या वैक्यूल बड़ी होती है, जिस कारण ये कोशिकाएं बड़ी हो सकती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रिक्तिका या वैक्यूल। अगला क्वेश्चन है मानव देह में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की होती है कौन सी होती है? तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिकाएं या WBC, जबकि तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल RBC तथा पेशी या मसल सेल्स के आकार लगभग फिक्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से कोशिकांग हैं या कौन सा कोशिकांग सामान्यतः कोशिका का हाउस कीपर कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लाइसोसोम। हम जानते हैं कि लाइसोसोम में 50 से अधिक प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जिस वजह से यह कोशिका की अनवांटेड चीज़ों को डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है और इस प्रकार कोशिका की साफ सफाई करता है।
अगला क्वेश्चन है, उन दो कोशिकांगों या सेल ऑर्गेनेल्स के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की आनुवांशिक सामग्री या जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं केवल दो ही ऐसे कोशिकांग हैं जिनके नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और लवक या प्लास्टिड, जिनमें खुद का डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो इसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। हम जानते हैं कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम न केवल प्रोकैरियोटिक सबसे छोटा जीव है, बल्कि ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में सबसे छोटा जीव होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव अंडाणु या ओवम में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 48, 46, 23 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ध्यान देना है कि मानव अंडाणु या ओवम और मानव शुक्राणु या स्पर्म में केवल 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, अर्थात अगुणित या हैप्लॉइड क्रोमोसोम केवल स्पर्म और ओवम में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा शरीर की सभी कोशिकाओं में डिप्लॉइड या 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अर्थात इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, प्राक केंद्रक क्या है? अब इस क्वेश्चन को पढ़ के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राक केंद्रक क्या है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका को ही हिंदी में प्राक केंद्रक कहा जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि एकदम हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा जाए तो चूंकि एग्जाम में दोनों वर्जन होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, तो हम उसका इंग्लिश वर्जन देखकर ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो प्राक केंद्रक अर्थात प्रोकैरियोटिक में सामान्यतः केंद्रक विकसित नहीं होता, अर्थात केंद्रक के चारों ओर झिल्ली या केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्रेब्स साइकिल संपूर्ण होती है। तो इस बारे में हम एक क्वेश्चन देख चुके हैं कि क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है और ये श्वसन से रिलेटेड या रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज के दौरान रॉबर्ट हुक ने युक्ति के तहत किस पदार्थ को सबसे पहले परीक्षित किया था? तो हम जानते हैं कि उन्होंने कॉर्क के पतले टुकड़े को देखा था और उसमें कुछ हनी कॉम्ब लाइक या मधुमक्खी के छाते समान संरचनाएं देखी थी। इन सभी क्वेश्चन से संबंधित डिटेल स्टडी हम पहले के लेक्चर्स में कर चुके हैं। अगर आप वो लेक्चर नहीं देख पाए हैं तो उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सभी जीवन रूपों की मूल संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल और प्रकार्य इकाई यानी कि फंक्शनल यूनिट है। तो ये आप जानते हैं, इसका ऑप्शन होगा ए, कोशिका या सेल। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका या सेल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें सेल निरंतर प्रतिस्थापित या नई नई बनती रहती हैं, वो कौन सा अंग है? मस्तिष्क, हृदय, वृक्क या त्वचा? तो हम जानते हैं कि त्वचा या स्किन एक ऐसा अंग है जिसकी सेल लगातार प्रतिस्थापित होती रहती हैं या नई सेल आकर पुरानी सेल को डिस्प्लेस कर देती हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य डीएनए कितने संपूलों या स्ट्रैंड्स का बना होता है? तो हम जानते हैं, जैसा कि वॉटसन एंड क्रिक ने भी बताया है, कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है या 2 स्ट्रैंड का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, जीवाणु में अतिरिक्त नाभिक डीएनए। जीवाणु या प्रोकैरियोटिक कोशिका में मुख्य डीएनए या मुख्य जेनेटिक डीएनए के अलावा भी एक छोटा सा डीएनए कभी कभी पाया जाता है। उस अतिरिक्त डीएनए को ही प्लाज्मिड कहा जाता है और यह केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है। इस प्रकार की कोई संरचना यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो केंद्रक को क्या माना जाता है? केंद्रक या न्यूक्लियस को क्या माना जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिका के समस्त कार्यों का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा ही होता है। इसी कारण इसे कोशिका का मस्तिष्क या सेल का ब्रेन भी माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो डीएनए का विस्तार करें या इसका फुल फॉर्म बताएं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि वे जीव जिसमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। यहाँ झिल्ली परिबद्ध का मतलब होता है मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स अनुपस्थित होते हैं या झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। तो हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, अतः इसका सही आंसर होगा बी, प्रोकैरियोटिक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कोशिका की वृद्धि नियंत्रित होती है। तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि केंद्रक द्वारा ही सभी प्रकार का नियंत्रण कोशिका के ऊपर होता है, अतः इसका सही आंसर होगा ए, केंद्रक। आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं कि निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका चुनिए। जैसा कि हम जानते हैं कि तंत्रिका कोशिका
सबसे लंबी कोशिका होती है, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक हो सकती है। अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिका। यहाँ तक आपने देखा कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू हो चुकी है और जो हर टॉपिक के बाद अनवरत रूप से चलती रहेगी। तो इसके लिए आप देखते रहिए द मास एकेडमी का ऑनलाइन चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।